गुड गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज आपके लिए एक नया सेशन, एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबके लिए लेकर आते हैं इस 12 बजे के चैनल पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने जो आज की मीटिंग का लिंक है अपनी टीम में सर्कुलेट कर दिया होगा और अपने सारी टीम को, अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, उनको इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया होगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर धमाका ऑफर का ये लास्ट मंथ चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपना पीवी जो है कंप्लीट कर लें, ताकि एंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो ऑफर है वो रह ना जाए। तो आप सभी अपना जो पीवी है वो चेक करते रहिए और अपनी टीम का भी जो पीवी रिपोर्ट है वो टाइम से चेक करते रहिए, और अपना जो भी क्वालिफिकेशन के लिए आपकी पीवी की जरूरत है आप उसको कंप्लीट कर लें, ताकि आपका ये जो ऑफर आप है अब अवेल कर पाए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ, जो कि हमारे टेरिटरी मैनेजर मिस्टर जानिसार जी हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। Reaction, good morning. गुड मॉर्निंग तानिया एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद तानिया, आपने यहाँ हमें इनवाइट किया। अ, और आगे आज जो टॉपिक है वो टॉपिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग को लेकर के है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तानिया आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मेरा पीपीटी देख लें। जी सर, आप शेयर करिए प्लीज। आ रहा है? यस। ओके। सो थैंक यू सो मच तानिया वंस अगेन। और मैं अभी अपने जितने भी दर्शक हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो ये टॉपिक है प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करें, उसको ले करके आप के कांटेक्ट में जितने भी डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे ज़रूर इनवाइट करें। उनको जो जूम लिंक है उसको ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर के आएं। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। हमें किस तरह से डीएक्सएन के प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पोजीशनिंग होता क्या है आखिर? पोजीशनिंग ये है कि हम किस तरह से कस्टमर के माइंड में डीएक्सएन और डीएक्सएन के प्रोडक्ट को फिट करते हैं। यही पोजीशनिंग का मेन मकसद होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना होता है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या है, हमारा टारगेट कौन है। ठीक है, तो जब हम डीएक्सएन की बात करते हैं तो डीएक्सएन का जो टारगेट मार्केट है वो आपका वॉर्म से लेकर के टॉम तक, वो एक मार्केट है हमारा। यानी कि हमारा जो टारगेट कम्युनिटी है वो पूरा आपका बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक सभी जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, ठीक है, सभी हमारे टारगेट कंज्यूमर हैं। तो इतना बड़ा मार्केट, ठीक है, तो इतने बड़े मार्केट में हम लोगों को पोजीशन करना है अपने डीएक्सएन प्रोडक्ट को। तो इसीलिए जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आपके पास चाहे कितना भी रिसोर्सेज हो जाए, अगर उसका यूटिलाइजेशन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो वो काफी नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सीढ़ियों का अंबार लगा हुआ है और वो सभी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके और वो बाउंड्री के तरफ जो है जंप करने की कोशिश कर रहे हैं एक सज्जन। हाँ, लेकिन अगर ये एक सीढ़ी भी अगर लगा ले बाउंड्री के पास तो वो वहां पे जंप कर सकते हैं, बाउंड्री के पार जा सकते हैं। तो इसका मेन मकसद भी वही होता है कि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे रिसोर्सेज को अगर हम सही प्रकार से यूज करें तो हमको एक जो डिजायरेबल रिजल्ट होता है, जिसकी तमन्ना हम लोग करते हैं, जिसकी आरजू करते हैं कि हमें ये रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो डीएक्सएन का प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, एकदम से आए जा रहे हैं। और ये सभी प्रोडक्ट्स एक बड़े मार्केट को, जितना बड़ा पॉपुलेशन हमारा है, सभी को कवर करता है। तो इतना बड़ा मार्केट में हम लोग को खेलने का मौका मिल रहा है हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए ये पोजिशनिंग बहुत जरूरी है। पोजिशनिंग में हम लोग को एक बात समझनी है कि हम लोग यहाँ डीएक्सएन का व्यवसाय करने आए हैं, डीएक्सएन का बिजनेस करने आए हैं। और यहाँ हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब डील करते हैं तो यहाँ हम लोगों को समझना होता है कि हम लोग यहाँ पर लोगों को बिल्ड करते हैं, एक टीम बनाते हैं लोगों के साथ,
और वही लोग जो हैं हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हम लोग डायरेक्टली एक बिजनेस को बिल्ड नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लोगों की टीम खड़ी करते हैं और वो टीम हमें हमारा बिजनेस बिल्ड करके देता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो सभी लोगों को समझना ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से पोजीशन हो, सही तरीके से कंज्यूमर के माइंड में फिट किया जाए, तभी जाकर के उसका सही रिजल्ट हमें मिलेगा। और ये जो है अगर आप देखें, अगर हम लोग देखते हैं, अगर इलनेस सेक्टर को देखते हैं और वेलनेस सेक्टर को देखते हैं, ठीक है, तो इलनेस सेक्टर एक बहुत छोटा मार्केट हो जाता है। जितने बीमार लोग होते हैं वही लोग उस सेक्टर में आते हैं। लेकिन वेलनेस सेक्टर में कौन आते हैं? वेलनेस सेक्टर में वो लोग आते हैं जो बीमार होने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, बीमार अभी हुए नहीं है, बीमार होने के लिए तैयार खड़े हैं, वो लोग वेलनेस सेक्टर में आते हैं। और वहां एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है हमारे लिए, जो कि इन कंपैरिजन टू इलनेस एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोगों को कभी भी वेलनेस सेक्टर को ही टारगेट करना चाहिए और उसी में हम लोगों को अपना डीएक्सएन का प्रोडक्ट उसको पोजीशन करना चाहिए। और यहाँ पर जब हम सेलिंग की बात करते हैं, तो सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट से कितना ज्यादा कन्विंस हैं, है ना, हम लोग कितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग ये देखते हैं तो 90% जो सेलिंग में काम आता है यही जो दिल से जुड़ाव होता है प्रोडक्ट के साथ, हमारा दिल से कनेक्शन किस तरह का है, 90% यही काम करता है। और 10% जो होता है, 10% ये कम्युनिकेशन हमारा काम करता है। तो सेलिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को वेलनेस सेक्टर ही देखना है। वेलनेस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारा, मतलब 90% जो है ना, वो लोग बीमार खड़े हैं, बीमार होने के लिए तैयार हैं, बीमार होने के लिए। तो उन लोगों को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए हम लोगों को हेल्थ पे बात करनी बहुत जरूरी है। जब हम हेल्थ पे बात करते हैं तो हेल्थ के लिए दो अप्रोच होते हैं, दो नजरिया होता है। ठीक है, एक नजरिया ये होता है कि अभी बीमारी आई नहीं है, तो उससे बचा कैसे जाए और उससे करेक्शन कैसे किया जाए अपने शरीर में, ताकि जो है बीमारी की तरफ ना जाया जाए। एक आपका नजरिया ये हो सकता है। और दूसरा नजरिया ये होता है कि लापरवाही पूरी तरह से करें, और उसके बाद से जब बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद फिर करेक्शन की तरफ जाते हैं, उसको किस तरह से इलाज किया जा सकता है उसके तरफ जाते हैं। तो दो तरीके का नजरिया होता है, दो तरह का अप्रोच होता है। तो ये दो अप्रोच जो होता है, इसमें एक अप्रोच जो प्रिवेंशन का अप्रोच होता है वो नेचुरल फूड के थ्रू मिलता है, और एक होता है अप्रोच आपका कन्वेंशनल मेडिसिन वाला। ठीक है, तो जो नेचुरल फूड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अप्रोच होता है, उसमें होलिस्टिक पूरे हम शरीर की बात करते हैं। ठीक है, पूरे शरीर की बात करते हैं, और पूरा शरीर हमारा सेल से बना होता है तो हम पूरे सेल की बात करते हैं। लेकिन जब हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो वहां पर ये चीज जो है टारगेट बेस्ड हो जाता है। यहाँ पे टारगेट देखा जाता है, सेगमेंटल हो जाता है वो, यानी कि एक ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन, दूसरे ऑर्गन के लिए एक दूसरा अलग तरीके का मेडिसिन, उस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो जो फोकस होता है, नेचुरल फूड का जो फोकस होता है वो टोटली हेल्थ के लिए होता है, जिसके लिए हम अभी बात कर रहे थे कि हम लोगों को हेल्थ के लिए ही बात करनी होती है। और कन्वेंशनल मेडिसिन किस पे फोकस करता है? डिजीज पे फोकस करता है। जब एक बार आदमी बीमार हो जाता है उसके बाद से फिर जाकर के वहां से स्टार्ट होता है वो अप्रोच। और मेथड क्या होता है? एक मेथड होता है आपका प्रिवेंशन, जो कि नेचुरल फूड का जो मेथड होता है वो प्रिवेंशन का होता है। बीमार होने से पहले जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो प्रिवेंशन में आता है, और बीमार होने के बाद फिर हम लोगों के पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है, और फिर इलाज की तरफ जाते हैं, क्योर की तरफ जाते हैं। जो नेचुरल फूड होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है आपका नेचुरल फूड्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए। सप्लीमेंट्स क्या होता है? जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, और जब ये सफिशियंट नहीं है तो हम लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पूरक, मतलब जो पूर्ण करे हमारे खाने को अलग तरीके से, एडिशनल तरीके से, वो सप्लीमेंट्स में आता है। और कन्वेंशनल मेडिसिन का प्रोडक्ट क्या होता है? एक ड्रग्स होता है। ड्रग्स क्या होता है? जो कि लैब में तैयार किया जाता है, और मैन मेड ये प्रोडक्ट होता है जो केमिकल से तैयार होता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स रिजल्ट के रूप में हम लोगों को देता है। और जो गोल होता है नेचुरल फूड का, जो गोल है वो हमारा वेलनेस है। और
जो कन्वेंशनल मेडिसिन का जो गोल है वो होता है करेक्शन, इलाज, है ना, कि किस तरह से अब जो बीमारी हो गई है उसको किस तरह से ठीक किया जाए। तो ये दो अप्रोच होता है। और निश्चित रूप से हम आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो वेलनेस सेक्टर है ये कितना बड़ा सेक्टर है, और इसमें हम लोगों को हेल्थ के बारे में बात करनी है ना। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए तैयार खड़ा रहता है। अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ के चार पिलर होते हैं। सप्लीमेंटेशन जो होता है, जिसमें कि डीएक्सएन के जो सप्लीमेंट्स है वो तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है, लेकिन साथ में इसके साथ आपका तीन मेन पिलर और भी हैं जिनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ सप्लीमेंटेशन अगर रखें और ये तीन पिलर जो अलग से हैं इसको अगर हम ध्यान ना दें, इसको नजरअंदाज कर दें, तब भी जो है हमारा हेल्थ पूरी तरह से खड़ा नहीं रह पाएगा। पिलर का काम जानते हैं क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करना। हेल्थ रूपी जो बिल्डिंग होता है उसको खड़ा करने के लिए चार पाए, चार पिलर की जरूरत है। और ये चारों पिलर जो है वो इस तरह से है। पहला होता है आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि निगेटिव, है ना। निगेटिव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप समझे ये इस तरह से है कि इसमें गौतम बुद्धा जी का जो कोट है वो है कि आप जो सोचते हैं आप वहीं बन जाते हैं। बहुत ज्यादा मायने रखता है ये बात हम लोगों को समझना, कि जो भी चीज हम सोचते हैं, जहां जिस तरीके से हम सोचते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी रिएक्ट करता है। ठीक है, उसी तरह का केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे बॉडी में होना शुरू होता है। हार्मोन और एंजाइम उसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं जिस तरह से हमारा सोच होता है। और अगर हमारा सोच अगर निगेटिव होता है तो हम डिजीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस बात का ख्याल जरूर रखना है। हम लोग कोई भी चीज देखें, कुछ भी देखें, हम उसमें जरूर देखें उसमें खूबियां क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है ना। इसी को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बोलते हैं। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। इसमें से पहला लोग ऐसा होता है जो कि निगेटिविटी ही देखता है, कोई भी काम होता है उसमें देखेगा कि क्या बुरा है, उसमें से कुछ ना कुछ जो नुक्स होता है वो नुक्स निकालने की कोशिश करता है। एक दूसरा आदमी है जो कि उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढता है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हाँ, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है इस नेचर में, इस पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि परफेक्ट हो। लेकिन जो उसमें अच्छी चीज है वो ढूंढना जो होता है ना, वही चीज दिखाता है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। दूसरा है हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के वजह से भी आप जब जब इसकी कमी हो जाती है उसके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो होती हैं, बहुत सारे कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। और आप ऐसे समझ लें कि आज के डेट में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा हो रहा है उतना ही ज्यादा हमें कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि चूंकि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया है, देर से सोना, हम कब सोते हैं कब उठते हैं, देर से सोकर सोने जाते हैं, देर से उठते हैं, है ना। हमारा जो खाना है वो खाना जंक फूड में बदल गया है। ये सभी लाइफ स्टाइल के पार्ट है। तो इसको कितना हम हेल्दी रख सकते हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। और जब ये चीज खत्म हो रहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल की कमी हो रही है, तो वहां पे कंडीशन जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट से रिलेटेड डिजीज, बीपी के साथ आपका बहुत सारे पाइल्स वगैरह जितने भी चीजें हैं ये सभी आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होने की वजह से हो रहे हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल का जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को, कि सुबह हम उठें, सुबह उठने के बाद से हम थोड़ा योगा मेडिटेशन और थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा वॉक जरूर करें। अपने पूरे मतलब 24 घंटा के टाइम में कम से कम हम आधा घंटा जरूर अपने लिए निकालें एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद से हम सोने और बैठने का और अपने टाइम को यूटिलाइज करने का एक दिनचर्या जरूर बना लें हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। उसके बाद से आपका तीसरा पिलर है, बहुत महत्वपूर्ण पिलर है हमारा, डाइट।
जो हम खाते हैं वो किस तरह का खाना हम खाते हैं, क्या हम जंक फूड खाते हैं, क्या हमारे पास समय नहीं है और वो समय की कमी की वजह से हम जो रेडीमेड होता है फास्ट फूड वो कहीं खा ले रहे हैं, कहीं हम मार्केट में जो डीप फ्राई वाला जो चीज होता है उसको तो नहीं खा रहे हैं। ये सभी चीजें देखने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डाइट हमारा सही नहीं रहेगा तो हमारा हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। ये तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर हमारा सप्लीमेंटेशन का होता है कि हम बेशक बहुत सारी चीजें हम खा रहे हैं लेकिन उन सभी चीजों में वो चीज नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों को अलग से जो चीज नहीं मिल पा रहा है उसको लेने की जरूरत है, तो वो सप्लीमेंटेशन में आता है। अभी हम बात करते हैं हेल्थ के इम्पोर्टेंस के बारे में, कि हमारे लिए हेल्थ कितना ज्यादा जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सभी को, जितने भी हम दर्शक हैं यहाँ पे हैं, सब लोग हम लोग समझे कि हमारा हेल्थ कितना जरूरी है। और इवन हम अपने परिवार के हेल्थ के का भी ध्यान रखें और परिवार के साथ साथ समाज के हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो इस बात को लेकर के एक बात बहुत जरूरी है समझना, कि हमारा जो बॉडी है, ये हमारा बॉडी एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है ना। संपत्ति किस तरह का होता है, जैसे घर हो गया, बहुत बड़े बड़े बंगला हो गए, विला हो गए, ये सभी एक संपत्ति के कैटेगरी में आता है। आपका कितना बड़ा घर है, आपका कितना बड़ा विला है, कितना बड़ा बंगलो है, हमें नहीं पता है। आप किस तरह से उस विला को, इस उस बंगलो को सजाते हैं, कितना करोड़ का है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि आपका जो बॉडी है, ये बॉडी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महंगा असेट है, उस बंगलो और उस विला से भी ज्यादा महंगा है। क्योंकि आप रहते कहाँ हैं, सबसे पहले आप रहते हैं, आप अपने बॉडी में रहते हैं, और उसके बाद से आप जा करके अपने घर में रहते हैं। तो आपका बॉडी का रहना ज्यादा जरूरी है आपके बंगलो और विला से। तो जितना हो सकता है हमें सजाना चाहिए अपने घर को, अपना जो जो पहला घर है यानी कि हमारा बॉडी, उसको हम किस तरह से सजा सकते हैं इसको देखना है। हम किस तरह से इसको अच्छा रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं अपने बॉडी को, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण असेट, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हमारे लिए हमारा बॉडी ही हो सकता है। ये जो हमारा बॉडी है, ये सबसे ज्यादा जटिल और सबसे महंगा मशीन इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मशीन है, ये मशीन एक ही साथ में यहाँ पर सोच भी सकता है, एक ही साथ में बात भी कर। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी सोच भी रहा हूँ, एक ही साथ में आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, मेरा आई का कोऑर्डिनेशन भी आपके साथ बन रहा है, और मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ये भी एक साथ सभी चीजें हो रही हैं। तो इतना जटिल मशीन है हमारा शरीर, एक ही साथ में हम बहुत सारा काम हमारा शरीर करते रहता है। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव, आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक्सपेंसिव किस तरह से आप खुद समझ जाएंगे। एक 70 साल के बुजुर्ग, वो, उनका 2 दिन से पेशाब नहीं हुआ। जब 2 दिन से पेशाब नहीं हुआ, डॉक्टर के पास गए, तो पता चला कि उनका किडनी जो है वो डैमेज हो गया है। किडनी डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में खून को साफ करने के लिए डायलिसिस की जरूरत थी। तो उनका पेशाब कैसे निकाला गया? डायलिसिस के माध्यम से उनका पेशाब निकाला गया। एक हफ्ता में उनका डायलिसिस जो हुआ, वो 3 बार उनका डायलिसिस हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने उनको जो बिल दिया वो 15,000 रुपए का बिल दिया। 15,000 रुपया का बिल देख करके वो रोने लगे। डॉक्टर ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आपके पास क्या पैसे नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, और हर एक दिन 5 बार 6 बार मैं पेशाब करता था, लेकिन कभी मेरे से ईश्वर ने, खुदा ने, कभी भी मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया। और आज ये 3 बार हमारा पेशाब निकाला गया और इसके लिए 15,000 रुपया हमें देना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा एक्सपेंसिव और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मशीन है हमारा ये शरीर। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम अपने बॉडी को डील कैसे करते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि ये मुफ्त में हमें मिल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी एनएम सिंड्रोम से ग्रसित हो जाते हैं। नो टाइम नो मनी, ठीक है। यानी कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपना देखने का, अपने शरीर के बारे में सोचने का, हमारे पास पैसे भी नहीं है हमारे शरीर पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, ना टाइम है मेरे पास और ना पैसे हैं हमारे पास। ये क्योंकि हमारा ये शरीर है, ये शरीर हमें मुफ्त में मिल गया है। मुफ्त में जो चीज मिल जाता है उसकी कदर बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही सिंड्रोम में हम लोग ग्रसित होते हैं। यदि, अगर हमारे
हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए और उसके बाद से मैं अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोलेगा क्या कि ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, अरेंज फॉर मनी। ठीक है, आप मनी अरेंज कीजिए, आपका 2 लाख रुपया लगने वाला है, आप अरेंज करके आइए, उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी होगी। जैसे ही ये होगा और उसके बाद से वो लगभग 1 महीने का बेड रेस्ट दे देगा। यानी कि हमारे पास 1 महीने के बेड रेस्ट का समय भी आ जाता है, और वो 2 लाख कहीं से वो भी आ जाता है, यानी कि पैसे भी आ जाएंगे और समय भी हमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब हमें समझ में आता है, रियलाइज होता है कि हमारा बॉडी जो है एक एक्सपेंसिव और एक बहुत बड़ा असेट है, बहुत महत्वपूर्ण असेट है। तब समझ में आता है, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा समय, आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए निकालें, कुछ अपने शरीर में इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ जो है हेल्दी प्रोडक्ट जो है उसको यूज करें, कुछ पैसे लगाएं अपने शरीर पे, ताकि आपका शरीर बहुत अच्छा रह सके, खूबसूरत रह सके, और बहुत मतलब दिन तक ये शरीर जो है वो हेल्दी रह सके। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में, वास्तविक में हमारा शरीर, उसको जरूरत क्या चीज है। ठीक है, वो क्या क्या चीजें उसके लिए ज्यादा ज्यादा जरूरी है। और जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जब हम हेल्थ के बारे में थोड़ा भी अगर समझेंगे, तो उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, इसको समझ ले, है ना। और जो हमारा शरीर का जो वेलनेस मैकेनिज्म है, ठीक है, शरीर के स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारा डीएक्सएन प्रोडक्ट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है, इसको हम लोग समझ लें। तो अगर हम ये चीज समझ लेंगे, तो हम अपने परिवार को भी समझा सकते हैं, हम अपने समाज को भी समझा सकते हैं, सबको हम समझा सकते हैं। और ये जो वेलनेस सेक्टर है, इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा क्रांति लेकर के आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले शरीर को समझना होगा। तो शरीर के को समझने के लिए आइए चलते हैं हम लोग और आपसे पूछते हैं कि आप कहीं पर भी रह रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो है रांची में रह रहे हो, आप लखनऊ में रह रहे हो, या दिल्ली में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हैं आप, आपके लिए आपका बेस्ट डॉक्टर कौन हो सकता है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नाम आ रहा होगा, कोई अच्छा नाम आ रहा होगा, वहाँ के जो फेमस डॉक्टर हैं उनका नाम आपको आ रहा होगा याद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जो शरीर है, आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर होता है। सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? वो आपका ही शरीर है। हमारे लिए हमारा शरीर बेस्ट डॉक्टर है, आपके लिए आपका शरीर बेस्ट डॉक्टर है। हमारा शरीर जो है वो बेस्ट लैब है, और बेस्ट जो है ना वो फार्मा भी है। कैसे? आप इसको इस तरह से समझें कि डॉक्टर एक्चुअल में करता क्या है। डॉक्टर के पास जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करने की कोशिश करेगा। डायग्नोज करने की कोशिश करेगा। आपका आंख जो है, आंख को देखेगा कि आंख जो है पीला तो नहीं दिख रहा है। अगर पीला दिख रहा है, इसका मतलब कि खून की कमी है। ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है, हमारा बॉडी जो है ना अपने लैंग्वेज में बात कर रहा है। और जो डॉक्टर है, वो चूंकि हम उसके लैंग्वेज को, अपने शरीर के लैंग्वेज को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस भाषा में बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर एक बहुत अच्छा ट्रांसलेटर होता है, चूंकि उसने पढ़ाई करी होती है उसमें। तो वो समझ जाता है कि हाँ, इनके पास जो है वो खून की कमी है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है, ये खुद अपने आप में एक लैब है, जो कि डायग्नोज करके आपको रिजल्ट भी दे रहा है। ठीक है, क्या कि हाँ भाई देखिए, आपके आंख के पास जो है वो लाल नहीं दिख रहा है, पीला दिख रहा है, यानी कि आप में खून की कमी है, आप एनीमिक हैं। और उसके बाद से डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको कुछ टॉनिक लिख देगा, कुछ आयरन का टैबलेट लिख देगा, कुछ इस तरह से चीजें लिख देगा, है ना। तो उसके बाद से वो क्या होता है, हमारा शरीर में वो आयरन जाता है, और आयरन जाने के बाद से वो खून बनाता है। इस तरह से ये चीज बनता है। लेकिन हमारा शरीर क्या है? हमारे शरीर एक बेस्ट फार्मा कैसे हो सकता है? कैसे वो दवाई तैयार करता है उसके लिए? जैसे कि हमारा शरीर में खून की कमी है ना। जब खून की कमी है, तो हमारा शरीर दिखाया
उस स्किन जो है वो उजला उजला दिखने लगेगा, येलो कलर का दिखने लगेगा, फेंट कलर का दिखने लगेगा। हमारे आंख के पास जो है नीचे वहां पर जो है लाल कलर से हट करके और सफेद सफेद हो जाएगा या फिर येलो हो जाएगा। और उसके बाद से वो मांग रहा है मेरे से कि आप जो है कुछ ले करके आओ जिससे कि हम खून बढ़ाए, है ना। क्या चीज मांग रहा है हमारा शरीर? हमारा शरीर मांग रहा है आयरन, हमारा शरीर मांग रहा है क्लोरोफिल, कुछ ऐसे ऐसी चीजें मांग रहा है खाने के रूप में जो कि हम अपने शरीर को दें, और वो उससे क्या करे, एक बेहतरीन मेडिसिन बनाए, नेचुरल मेडिसिन बनाए जो कि हमारे खून को बढ़ा सके। तो इस तरह से हमारा शरीर ही ऐसा है जो कि खुद अपने आप में करेक्शन करता है, खुद अपने आप जो है वो डायग्नोज करता है और खुद अपने आप में ही मेडिसिन बनाता है। इसके एग्जाम्पल में जो है आप वैक्सीनेशन को देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, उससे समझ में आएगा कि हमारा शरीर किस तरह से एक बेस्ट डॉक्टर होता है। जब हम देखते हैं बच्चे को पल्स पोलियो दिया जाता था। पोलियो एक वायरस होता है। वो वायरस क्या करता है, जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में जाने के बाद से उसके वजह से पैर में डिसेबिलिटी आती है। वो पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो जब इस ये सब देखा गया तो फिर डॉक्टर ने एक टीका निकाला। ठीक है, पल्स पोलियो उसी का एक उदाहरण है। तो पोलियो टीका निकाला और वो टीका दिया जाता है बच्चे को, और बच्चा जब वो टीका लेता है तो उसके बाद से उसको पोलियो इन्फेक्शन कभी भी लाइफ में नहीं आता है, पोलियो वायरस उसमें अटैक ही नहीं कर सकता है। तो आखिर ये कैसे हुआ, वो क्या चीज था? पहले हमें लग रहा था क्या कि हाँ ये कुछ दवाई है, जो दवाई दे दिया गया जिससे कि अब पोलियो वायरस उसके पास नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने स्टडी किया, जब मैं इस पे काम किया और पता चला हमें पढ़ने के बाद से कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो पोलियो का टीका है, इस पोलियो के टीका में वही वायरस है, पोलियो वाला ही वायरस है जो कि पोलियो दे रहा है, वही वायरस है। लेकिन वो किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। वो ऐसा वायरस है जो कि पोलियो नहीं दे सकता है, लेकिन पोलियो का स्ट्रक्चर, पोलियो का जो वायरस है वो वही है, लेकिन वो इनएक्टिव है ना, सोया हुआ अवस्था में है। वो पोलियो नहीं दे सकता है। वो जब दे दिया गया, वो जब हमारे शरीर में गया तो हमारा शरीर इतना स्मार्ट है कि उसको जब देखा तो उसके खिलाफ जो है पहले से ही वो हथियार बना करके अपने पास स्टोर करके रख लिया कि इस तरह का कोई भी चीज आएगा तो उसको हमें खत्म कर देना है। वही इम्यूनिटी होता है। वो इम्यूनिटी कौन डेवलप किया? क्या डॉक्टर ने डेवलप करके दिया? बिल्कुल नहीं, वो हमारा शरीर डेवलप करके दिया हमारे लिए। उसके बाद से फिर हमें कभी भी पोलियो नहीं होता है। तो ये हमारे शरीर का काम है कि हमारा शरीर खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि वो हमारे शरीर का जितना भी चीज होता है, जितना भी त्रुटियां आती हैं हमारे शरीर में, उसको सही करता है। ठीक है, सिर्फ वो मांगता क्या है? मांगता है सिर्फ अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, कि हम जो चीज हमारे शरीर में वो चीज बना करके दे, वो हथियार बना के दे, वो चीज वो सभी चीजें बना के दे। तो उसके लिए वो खाना हम उस तरह का दे रहे हैं कि नहीं, उस तरह का न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एंटी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंटी ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे कुछ धूल आया, धूल के साथ कुछ उसमें बैक्टीरिया होगा, कुछ इन्फेक्शन करने वाले भी बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे। वो धूल के साथ हमारे नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू चला गया। कहाँ चला गया? फेफड़े में चला गया। अब हमारा शरीर क्या कर रहा है? हमारा शरीर एक बेस्ट डॉक्टर है और वो चाह रहा है कि हाँ ये जो फॉरेन पार्टिकल गया है, ये जो खराब चीज गया है फेफड़ा में, उसको हम बाहर निकालें। तो हमारा शरीर खांसी करता है, खांसता है हुआ, और इस तरह से खांसने के वजह से वो चीज निकलता है। ठीक है, लेकिन हम क्या किए? खांसी हो गया है भाई, चलो हम कफ सिरप ले लेते हैं। कफ सिरप हम ले लिए, और वो कफ सिरप क्या करता है कि उसको बंद कर दिया। जब वो बंद कर दिया उसके बाद से फिर जो उसमें धूल गया है, जो बैक्टीरिया गया है, अब उसको निकलने के लिए अब दूसरा तरीका, अब हमारा शरीर कोशिश कर रहा है कि उसको दूसरे तरीके से निकाले। तो वो क्या कर रहा है? बलगम बना रहा है। ठीक है, कि बलगम जो है नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाए, और साथ में वो जो इन्फेक्शन वाला चीज है या जो खराब चीज है, जो टॉक्सिक चीज है, वो बाहर निकल सके। तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसा मेडिसिन ले लिया जो कि हमारा स्नीजिंग और हमारा इस चीज को जो छींकने की प्रक्रिया है उसको बंद कर दे। तो हमारा नाक का रास्ता बंद हो जाता है। जब हमारा नाक का रास्ता बंद हो जाता है तो वो अब दूसरा रास्ता ढूंढता है वो निकलने के लिए, और उसके लिए क्या करता है कि वो डिसेंट्री हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है।
ठीक है, या फिर पसीना ज्यादा होने लगता है कि कोई दूसरे रास्ते से उसको निकाला जाए। ठीक है, फिर हम कोई ऐसी दवा खा लेते हैं जिसके वजह से वो फिर नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है तो फिर उसके बाद से वो चीज जब बढ़ने लगता है तो वो क्या करता है, उसको खत्म करने के लिए हमारा शरीर जो है गर्म होना शुरू होता है कि उसको खत्म कर दे। तो जो गर्म होता है तो फिर हम लोग कालपोल पैरासीटामोल कुछ इस तरह से लेते हैं कि बुखार हो गया चलो खा लेते हैं। ठीक है, और उस तरह से कर देते हैं। वो उसी तरह से वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है निकलने का, लेकिन हम लोग रास्ता बंद कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है एंटी ट्रीटमेंट, जो कि हमारा शरीर खुद अपने आप में सक्षम है करेक्ट करने के लिए, और हम उसमें एंटी ट्रीटमेंट के माध्यम से उसका रास्ता बंद कर रहे हैं। और जब रास्ता बंद हो जाता है और वो चीज वहीं का वहीं रह जाता है, तो वो कभी पथरी बन जाएगा, कभी जो है कैंसर का रूप ले लेता है। इस तरह से चीजें होती हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों पे बिलीव करना चाहिए। हम लोगों को जो ईश्वर ने हम लोग को जिस तरह से बनाया है, हम लोग को एज इट इज रहना चाहिए। नेचुरल चीजों पे भरोसा रखना चाहिए, नेचुरल चीजें ही हमें खानी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए कि जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो मैन मेड मटेरियल है, जो लैब में तैयार किया गया है, जो आदमी तैयार करता है, वो चीज हम लोग ना ले। हम लोग ऑर्गेनिक चीज ले जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ है, जो नेचुरल फूड होता है, वो चीज हम ले और उसी पे हम लोग भरोसा करें। और जब हम उस पे भरोसा करते हैं तो यही चीज होता है कि जो अच्छा फूड होता है, अब जो फादर ऑफ मेडिसिन है उनका कहना यही है कि जो हमारा फूड है यही हमारे मेडिसिन का काम करता है। फूड को मेडिसिन का काम करने दीजिए, अदरवाइज आपका जो मेडिसिन है वही फूड बन जाएगा। तो ये फादर ऑफ मेडिसिन का ही कहना है ये चीजें। तो फूड को हम लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और नेचुरल फूड की तरफ ही हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और जब हम पूरे शरीर की बात करते हैं, शरीर के फंक्शन की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं, पांचवें या छठे क्लास का जो जीव विज्ञान होता है उतना जानने की जरूरत है कि उतना अगर भी हम लोग जान लेते हैं तो हम अपने शरीर का जो फंक्शन है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी चीज को हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या पाते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है, ये पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। छोटा छोटा कोशिका से बना हुआ है। जिस तरह से एक इमारत बनता है ईंटों के माध्यम से, उसी तरह से हमारा पूरा शरीर बनता है सेल के माध्यम से, कोशिका के माध्यम से। ठीक है, और हम जब देखते हैं कोशिकाओं को जब हम देखते हैं तो ये कोशिका का जो होता है कलर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फंक्शन इसका जो काम करने का तरीका होता है ये अलग अलग हो सकता है अपने अपने जगह पे। जैसे लीवर की कोशिका अलग होती है, किडनी की कोशिका अलग होती है, आपके दिल की जो हार्ट होता है उसकी कोशिका अलग होती है, आपके मसल्स की जो कोशिका है वो अलग होती है, हड्डी की कोशिका अलग होती है। तो सभी कोशिकाएं अपने अपने काम के हिसाब से जो है अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। उनका कलर भी अलग अलग होता है ना। तो ये ऐसा हो सकता है कि कलर भी अलग हो और उसका काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन उनका जो उनका जो अंदर का जो चीज होता है ना, अंदर का जो बनावट है, सभी का लगभग लगभग कॉमन है, सभी का कॉमन ही होता है। जितने भी कोशिकाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो हड्डी की कोशिका हो, आपका लंग की कोशिका हो, दिल की कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, सबके अंदर एक न्यूक्लियस जरूर रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, प्रोटोप्लाज्म रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें होती हैं वो सभी कोशिकाओं में बराबर होती हैं। सभी कोशिकाओं में स्ट्रक्चर वाइज जो उसकी बनावट है वो सब बराबर ही होता है। तो आप एज ए एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ, आप हो सकता है कि आप दिल्ली में होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सांवले कलर का हूँ, हो सकता है कि आप भूरे कलर के होंगे। आपका काम करने का जो है, आप आईटी में काम कर रहे होंगे, मैं मेरा काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगर एक बॉडी को अगर ठीक करना अगर जानता हूं, इसका मतलब है कि मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी सभी आदमी को ठीक करना मैं जानूंगा। उसी तरह से सेम यहाँ पर अगर हम एक कोशिका को अगर ठीक करना सीख जाते हैं तो हम अपने बॉडी की सभी कोशिकाओं को, चाहे वो किडनी की कोशिका हो, चाहे वो दिल की कोशिका हो, चाहे स्किन की हो, कोई भी कोशिका हो, अगर एक कोशिका को अगर हम ठीक करना जान जाते हैं तो हम पूरे शरीर को ठीक करना जान सकते हैं। तो हम लोग आइए चलते हैं
और कोशिका के बारे में जानते हैं कि कोशिका में क्या फंक्शन होता है, कोशिका को क्या चाहिए, और कोशिका किस तरह से काम करता है। अगर हम एक कोशिका के बारे में जान जाएंगे और उसके फंक्शन को जान जाएंगे, उसकी जरूरतों को जान जाएंगे, तो हम अपने पूरे शरीर की जरूरतों को जान जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कोशिका को जरूरत क्या चीजें होती हैं। बेसिकली इसको दो चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए दो चीजें क्या चाहिए होता है, एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्सीजन, है ना। वही क्या करता है, इसको एनर्जी देता है। एनर्जी जब मिलता है तो वो जिंदा रहता है, कोशिका जिंदा रहता है। उसके लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए हमारा जो खाना होता है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ये सभी जो है ना ग्लूकोज बनाता है। सभी आपका शक्कर बनाता है। ग्लूकोज एक्चुअली में शक्कर होता है जो कि थोड़ा मीठा लगता है, ठीक है। आपका चीनी भी ग्लूकोज में टूटता है, आपका रोटी भी ग्लूकोज में टूटता है, आपका चावल भी ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। आपका कोई भी रोटी है, गेहूं का रोटी हो गया, बाजरे का रोटी हो गया, रागी का रोटी हो गया, कोई भी रोटी होता है, वो आपका अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही टूटता है, और वो हमारे कोशिका को एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी कैसे देता है, ये जो ग्लूकोज है, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, वो ग्लूकोज के साथ मिक्स हो करके और हमको एनर्जी देता है, जिससे कि हमारा जो कोशिका है वो जिंदा रहता है। तो जिंदा रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि अब तो हमारा जो कोशिका है वो तो अब जिंदा हो गया, लेकिन अब वो जब जिंदा हो गया है, वो जग रहा है, तो वो देखेगा क्या कि हमारा काम क्या है, ठीक है। अगर वो हड्डी में है, ठीक है, हड्डी की कोशिका है, तो वो सोचेगा कि अब मेरा काम क्या है। तो उसका जो काम होता है, उसका काम होता है मजबूती देना है, ठीक है। हम लोगों को खड़ा रखना है, बॉडी को खड़ा रखना उसका काम है, ठीक है, मजबूती देना काम है उसका। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कैल्शियम, उसको चाहिए फास्फोरस, उसको चाहिए विटामिन, उसको चाहिए प्रोटीन, है ना। तो ये सभी चीजें उस कोशिका को चाहिए उसका फंक्शन के लिए, उसका काम करने के लिए। तो वो कहाँ से लेगा, आखिर ये चीजें वो कोशिका कहाँ से लेगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि सभी कोशिकाएं जो है वो एक घर की तरह है, ठीक है। तो वो घर का दरवाजा खोलता है, ठीक है। घर का जब दरवाजा खोलेगा तो वो सामने देखेगा रोड। यहाँ पर जो रोड है, वो रोड क्या होता है, वो रोड होता है हमारा ब्लड वेसल। जो नलिका होती है, खून की नली जो होती है, वो रोड की तरह होती है। और जहां जहां रोड गया रहता है, वहां का घर जो है वो सरवाइव करता है। घर मतलब कोशिका। तो वो कोशिका सरवाइव करता है, कोशिका जिंदा रहता है। जहां पर रोड नहीं रहेगा, जहां पे खून नहीं दौड़ेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो जो घर है वो घर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, कोशिका मर जाएगा। जैसे कि हमारा नाखून देखेंगे, तो नाखून जैसे जैसे बड़ा होता है, वो ब्लड के जो नली होती है उससे अलग हो जाता है। जैसे अलग हो जाता है तो वो मर जाता है। तो जो नाखून ऊपर निकला हुआ रहता है, जिसको कि डेड नेल बोलते हैं हम लोग, डेड नाखून बोलते हैं, वो मरा हुआ नाखून होता है, क्योंकि वहां पे खून पहुंचता ही नहीं है, वहां पे न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, ना उसको ग्लूकोज मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ये सारा चीज कौन देता है, ब्लड ले जा करके देता है। ब्लड कहाँ से गुजरता है, वही ब्लड की नलिका जो होती है, ब्लड वेसल, जो रोड बता रहा था मैं, वहीं से गुजरती है। और जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है। जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है। वो एक गाड़ी के समान आप लोग समझिए कि वो एक गाड़ी है जिसमें कि न्यूट्रिशन भर भर के आता है। तो अब क्या करेगा कि जो हड्डी का जो कोशिका है वो दरवाजा खोलेगा और देखेगा कि जो ब्लड की नलिका है उसमें ब्लड क्या क्या लेकर के आ रहा है। ब्लड ट्रांसपोर्टर है और वो न्यूट्रिशन को लेकर के चलता है। न्यूट्रिशन जब लेकर के चलेगा तो वो उसमें से ढूंढेगा कि कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम कहाँ है। अगर उसको कैल्शियम मिला तो वो कैल्शियम वहां से पिक कर लेगा। फास्फोरस कहाँ है, फास्फोरस उसको मिला, पिक कर लिया। प्रोटीन कहाँ है, प्रोटीन मिला, पिक कर लिया, ठीक है। वो ले करके गया और वो अपने फंक्शन के लिए वो सभी चीजें यूज किया। मान लेते हैं कि अगर हमारा ये सभी चीजें, उसकी उसके जरूरत की जो चीजें हैं वो ब्लड में उसको नहीं दिखा, अगर नहीं आया, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो कोशिका जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको वो चीज मिल नहीं रही है। और जब वो कोशिका कमजोर होना शुरू हो जाएगी, इसके वजह से वो हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और जब हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम लोग बीमार हो जाएंगे, है ना।
तो ये सभी न्यूट्रिशन आना बहुत जरूरी है। किसके थ्रू आना जरूरी है? ब्लड के थ्रू आना जरूरी है। ये न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? ये न्यूट्रिशन आता है जो हम खाना खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं मुंह से, और वो जब हमारे पेट में जाता है, तो पेट में तो हम खाते हैं, क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। ये सभी जो हम लेते हैं वो हमारे शरीर में जाता है एक रॉ मटेरियल के रूप में, लेकिन हमारा शरीर उसको तोड़ने का काम करता है। हमारा पेट में पाचन होता है, डाइजेशन होता है, और वो सभी एलिमेंट वहां टूटते हैं। विटामिन ए टूट गया, विटामिन बी टूट गया, विटामिन सी टूट गया, विटामिन डी टूट गया, सब वहां पे टूटता है। अलग अलग जो है न्यूट्रिशन वहां पे तैयार होता है, और वो न्यूट्रिशन को क्या करता है, वहां पे ब्लड जो है जाता है वहां से, और उसको पिक करके खींच करके और ब्लड अपने पास लेकर के आ जाता है। और वो नलिकाओं के माध्यम से पूरा एकदम ऊपर से लेकर के आपका सर के बाल के पास से लेकर के आपका हेड से लेकर के और पैर तक, सब जगह जो है पूरा वो खून वो पहुंचाने का काम करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो दो तीन चीजें हम लोगों को समझ में आया। एक चीज समझ में आया हमें कि डाइजेशन का महत्व क्या है। डाइजेशन, हम लोग चूंकि खा रहे हैं एकदम से रॉ मटेरियल हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? जो फ्रूट है, फ्रूट में हो सकता है कुछ मिनरल होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, कुछ विटामिन होंगे उसमें, विटामिन ई होगा, विटामिन सी होगा फ्रूट्स में। अब ये सभी चीजें हमको फ्रूट में दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन हम लोग फ्रूट खा रहे हैं। जब फ्रूट हमारे बॉडी में गया, हमारे पेट में गया, उसका पाचन हुआ। तो पाचन होना बहुत जरूरी है। अगर पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो वो सभी चीजें जो हम खाए, ठीक है, वो सभी चीजें एज इट इज रह जाएगी, और वो वैसे ही का वैसे ही हमारे शरीर से फिर बाहर भी निकल जाएगा। बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जितना खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर में लगे। शरीर में लगेगा तो इसका मतलब है कि पाचन सही से काम कर रहा है। तो पाचन पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और आप समझें, पाचन जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है हमारे शरीर का कि अगर पाचन की कमी रहती है तो उसके वजह से बहुत सारी टन्स ऑफ बीमारियां जो है ना हमारे शरीर में घुसनी शुरू हो जाती हैं। वो एक दावत होता है बीमारियों का, ठीक है। हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं अगर हम पाचन खराब रखते हैं। तो पाचन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज होता है आपका हम डाइजेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रेस जो होता है इसको हमको सबसे पहले जो है रिड्यूस करना होता है। टेंशन बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहिए अपने लाइफ में। टेंशन क्या करता है कि हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन को, हमारे हार्मोनल फंक्शन को, सभी को डिस्टर्ब करके रख देता है। जो स्ट्रेस आता है, जो टेंशन आता है, ठीक है, तो तनावग्रस्त जिंदगी में क्या होता है कि ये एंजाइम सही से काम नहीं करेगा तो पाचन सही से नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। और जो हमारा खाना है, ये खाना हम शुरुआत से ही जो है ना उसको बढ़िया से चबा करके खाएं, ठीक है। यानी कहा जाता है कि हम लोग को खाना खाना नहीं है, उसको पीना चाहिए, है ना। खाना को खाना नहीं चाहिए, खाना को पीना चाहिए। यानी कि हमारा जो एंजाइमेटिक और फूड का जो डाइजेशन है वो हमारा सलाइवा यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह के पास से ही स्टार्ट हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर आप रोटी लेते हैं, रोटी को खूब देर तक चबाइए, आपको रोटी जो है मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि रोटी जो होता है वो, जैसा मैं बता रहा था कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज में टूटना शुरू हो जाता है वहीं से, इसी वजह से वो मीठा लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए खाना को बढ़िया से चबा करके ही खाना चाहिए। अदरवाइज फिर हम क्या करते हैं, जो हम रियल न्यूट्रिशन हमको जो मिलना चाहिए वो हमारे पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है अगर सही तरीके से डाइजेशन नहीं होता है। तो हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट में हमें वाटर जो है ना लेना चाहिए। हमारे सेल की कोशिकाओं में जो है पूरा पानी की मात्रा कभी कम ना पड़े, इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उसको लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका फर्मेंटेड फूड्स में अगर देखें तो आपका मोरिंजी हो गया, नोनी हो गया, एलोविटा हो गया, कंबुचा हो गया, ये सभी चीजें जो है ना इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं एक बेटर डाइजेशन के लिए। और साथ में आपको थोड़ी देर के लिए वॉक जरूर करनी है, मिनिमम मिनिमम वॉक जरूर करनी होती है। उससे क्या होता है कि हमारे पेट की जो आते हैं ना वो आंत में कुछ जो है ना उसमें हलचल रहती है।
ठीक है, अगर हम पूरा दिन भर अगर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, अगर उस तरह से थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी आंत जो है ना वो शिथिल पड़ जाती है। जब शिथिल पड़ जाती है तो फिर वो उस तरह का फंक्शन आपको नहीं दे पाती है, उस तरह की चीजें आपको आउटपुट नहीं दे पाती हैं जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी होता है। और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन की भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, पाइल्स की भी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो वॉक जरूर करना चाहिए हम लोगों को। दूसरा चीज होता है आपका ब्लड, ब्लड का इंपॉर्टेंस, ब्लड का महत्व। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड ही न्यूट्रिशन का वाहक होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। ब्लड ही सब जगह लेकर के जाता है। ठीक है, तो ब्लड हमारे लिए कितना जरूरी है आप इस बात को लेकर के समझ गए होंगे, कि अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो हम लाख न्यूट्रिशन ले ले, ठीक है, लेकिन ब्लड की कमी है तो फिर वो न्यूट्रिशन सही घर तक यानी कि सही कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए ब्लड का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और ब्लड को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लड होता है यही क्या करता है, सब चीज को लेकर के जाता है, सबका वाहक यही है, ऑक्सीजन से लेकर के न्यूट्रिशन सभी चीजें ब्लड लेकर के जाता है। आप देख रहे हैं पूरा सर से लेकर के पैर तक, देखिए किस तरह से ब्लड की नलिकाएं जो है सब जगह लगी हुई हैं। जो भी कोशिका ब्लड के से कनेक्शन हटा, ठीक है, वो कोशिका गया, ठीक है, वो कोशिका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर हमारा सेल अगर अच्छा है तो हमारा बॉडी अच्छा है, अगर हमारा सेल अगर खराब है तो हमारा बॉडी खराब है। अगर डिजीज्ड सेल है, बीमार सेल है, तो हमारा बॉडी भी बीमार होगा। अगर सेल मरता है तो हमारा बॉडी भी मरेगा, है ना। तो सेल को इस तरह से देखना है। सेल को जरूरत क्या क्या चीजें होती हैं, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, पानी की और सनलाइट की, इसकी जरूरत होती है। और इसमें जो आप तीन चीजें आपको समझ में आया होगा ये चीज कि हमारे बॉडी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, जो कि मैंने अभी बताया। तो उसमें एक था आपका डाइजेशन, दूसरा था आपका न्यूट्रिशन, तीसरा था आपका सर्कुलेशन। ये तीन चीजें हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे लिए न्यूट्रिशन का माध्यम क्या क्या हो सकता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, जो हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए, उसमें आपका गैनोडर्मा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, और मोरिंजी, नोनी, ये सभी चीजें जो है ना एक न्यूट्रिशन का काम कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कोकोजी है आपका, जो कि न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। उसके अलावा आपका कॉर्डिसेप्स है, लाइंसमैन है। ठीक है, ये सभी चीजें ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत यूनिक यूनिक चीजें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका यूनिकनेस ये है कि वो सभी चीजें आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसमें जो यूनिक न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को चाहिए, वो आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे यूनिक जो न्यूट्रिशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद से आपका सर्कुलेशन, जो कि मैं बता रहा था ब्लड के लिए। तो ब्लड हमारा जो शरीर का ब्लड है वो पूरा भरपूर मात्रा में ब्लड होना चाहिए। और ये ब्लड बनाने का एक आप कारखाना कह सकते हैं, हमारा स्पिरुलिना एक ब्लड बनाने का कारखाना की तरह होता है। ठीक है, हमारा ब्लड किससे बना होता है, उसके लिए जरूरी क्या होता है हमारे ब्लड के लिए, एक तो आयरन होता है और दूसरा होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। हीम जो होता है ना, हीम और आयरन मिल करके जो है वो क्या करते हैं, वो हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो आपका क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो कि इस तुलना में आप देखेंगे बहुत ज्यादा क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल आप कैसे पहचानेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि हरे कलर में होता है। ठीक है, तो जो भी हरा कलर का जो भी नेचुरल फूड होता है उसमें यानी कि क्लोरोफिल उसमें होता है ना। हम अगर देखें जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम देखते हैं हरा हरा कलर में भिंडी है, हरा कलर में गोभी है, हरा कलर में आपका खीरा है, लौकी है, ये सभी हरे कलर में है। लेकिन क्या होता है, उसके छिलका ही हरा हरा कलर में मिलेगा, लेकिन अंदर वो हरापन नहीं दिखाई देता है। तो आप समझिए स्पिरुलिना जो है वो हरा कलर का एकदम से खजाना है, यानी कि क्लोरोफिल का खजाना है। क्लोरोफिल का खजाना है, इसका मतलब आयरन का ये आपका हेमोग्लोबिन का खजाना है। हेमोग्लोबिन अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारा खून जो है बहुत ज्यादा है ना। तो खून के लिए ये चीज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यही खून जो है वो हमारे न्यूट्रिशन को हमारे पेट से
कहाँ लेके जाता है, हर एक कोशिका के बीच में लेकर के जाता है। तो एक हमारा सर्कुलेशन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और डाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि डाइजेशन हमारा, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर में लगेगा कैसे, ये डिसाइड कौन करता है, ये हमारा अच्छा डाइजेशन ही डिसाइड करता है। जो कि हमारा जो मुंह होता है वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और छोटी आंत बड़ी आंत तक वो डाइजेशन होते चला जाता है। तो इतना बड़ा एरिया है, और इस एरिया के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं डाइजेशन के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा जगह है जहां पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं, ब्लड के इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं, लेकिन डाइजेशन के इंपॉर्टेंस को जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसमें लापरवाही कर देते हैं। वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टन्स ऑफ डिजीज जो होते हैं ना, वो यहीं से आना शुरू हो जाते हैं। जो हमारा डाइजेशन खराब होता है उसके वजह से आना शुरू हो जाता है। तो ये एक ऐसा चीज है, अगर हम ये पूरा ह्यूमन बॉडी को अगर हम इस तरह से अगर समझ लें, ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि एक हम लोग कितने बड़े मार्केट में हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, और कितना बड़ा जगह है हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए। ठीक है, पोजीशन का मतलब कि जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, उनके माइंड में किस तरह से हमें प्रोडक्ट को सेट करना है। तो आज के डेट में हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट हो गए हैं, और वो जो सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसका पोजीशन उस हिसाब से होना चाहिए। वेलनेस वाले सेक्टर में होना चाहिए, इलनेस वाले सेक्टर में नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें और इसको सही तरीके से पोजीशन करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, सप्लीमेंट से रिलेटेड भी हमारे पास प्रोडक्ट हो गए हैं। ठीक है, पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उसकी पोजीशनिंग जो है ना, उस हिसाब से हम लोगों को करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोगों को किस तरह से पोजीशन करनी चाहिए, और जरूर आप लोग इसी तरह से काम करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन जो है आज हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दिया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका जो लिंक है वो आपको यूट्यूब पे अगले 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमें चैट बॉक्स में कि इसको यूट्यूब पर अपलोड किया जाए। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसको नेक्स्ट 2 to 3 डेज में अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से इसको देख सकते हैं दोबारा से, और अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जाने सर। थैंक यू, थैंक यू, दोस्तों थैंक यू ऑल। इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे कल एक नए बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के साथ। आप सभी जैसे जानते हैं कि थर्सडे है और हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ आप सभी से मिलते हैं। तो कल सब आप ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक 12 बजे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्सी।